नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। एपिसोड नंबर 6 में हम लोगों ने म्यूचुअल फंड सही है के बारे में कुछ बात की थी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, कितने तरह की क्या फंड्स होते हैं, इसी बारे में कुछ जानकारी हमने दी थी। मगर इस बीच में काफ़ी सारे प्रश्न आए आप लोगों के, जिसमें ये जानकारी जानना चाहा कि म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट स्टाइल के हिसाब से भी क्या अलग अलग तरह का होता है कुछ क्या। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि ब्रॉडली म्यूचुअल फंड को मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, उसके हिसाब से किस तरह से अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है कि म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के हिसाब से एक्टिव और पैसिव मैनेजमेंट भी होती है। यानी कि कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर का एक्टिव रोल होता है, उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी हाई होती है, उनके रिसर्च काफ़ी हाई होते हैं। और कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर के पर्सनल रोल काफ़ी कम होते हैं, वो बेस्ड होते हैं सर्टेन बेंचमार्क, सर्टेन इंडेक्स के अगेंस्ट में, और उसी के हिसाब से उसको मैनेज की जाती है। समटाइम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग पैसिव फंड्स में किया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किसी और दिन करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में तो ऑफकोर्स आज भी एक्टिव फंड ज़्यादा पॉपुलर है, मगर इंटरनेशनली पैसिव फंड्स कुछ एक कंट्री में पॉपुलर है। इंडिया में भी धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है और इंडिया के संदर्भ में इसके डिसएडवांटेज क्या है। आज के डेट में एक्टिव फंड्स में जाना चाहिए या पैसिव फंड्स में जाना चाहिए, ये तो निश्चित रूप से इंडिविजुअल इन्वेस्टर का चॉइस होगा, मगर मेरा काम है कि मैं दोनों फंड के बारे में आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि एक्टिव और पैसिव फंड्स किस तरह से होते हैं। उसी तरीके से एक तरीका होता है फंड को जांचने का कि ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, यानी कि फंड जो है ओपन है कि कभी भी आप खरीद और बेच सकते हैं, यानी कभी भी उस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, या क्लोज एंडेड है, मीन्स कि आप एक मिनिमम फिक्स पीरियड के लिए पैसा आपको रखना कंपलसरी है, यानी बीच में लिक्विडिटी की गुंजाइश नहीं है। तो उसके हिसाब से भी फंड, कई सारे फंड्स होते हैं। पुराने जमाने में अधिकतर फंड्स क्लोज एंडेड हुआ करते थे, मगर आज के डेट में देखेंगे तो अधिकतर फंड ओपन एंडेड है। मगर कुछ एक फंड जो कि बहुत पॉपुलर है आज भी क्लोज एंडेड कैटेगरीज में, उसमें एफएमपी है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के फंड्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली डेट फंड कैटेगरी में आता है। और इसको देखा गया है कि 3 साल, 5 साल, 4 साल के हिसाब से इसको बनाया जाता है, ताकि कोई भी इंसान इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट करके 3 साल, 4 साल, 5 साल जितने भी टर्म के लिए वो एफएमपी है उतना दिन तक उसमें बना रहे। क्योंकि डेट फंड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टैक्सेशन कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है 3 साल के बाद। तो अधिकतर केस में एफएमपी को 3 साल प्लस हॉराइजन के लिए ही बनाया जाता है कि 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते हैं। और इसको कुछ हद तक विस एफडी के रूप में बैंक के जो एफडी होते हैं उससे कॉम्पिटेबल बनाया जाता है कि किस तरह से एफएमपी के यील्ड बैंक एफडी से बेहतर हो सकते हैं, उसके हिसाब से एफएमपी को बनाया जाता है। मगर इसमें जो मैं कह रहा हूं फिर से कि ये क्लोज एंडेड जब होता है तो इसमें बीच में किसी को जरूरत हो तो उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता है, जितनी उसकी मैच्योरिटी है तभी वो विड्रॉ करेगा। इस तरह से और भी कुछ फंड हैं, जैसे कैपिटल प्रोटेक्शन के नाम से कुछ फंड्स आते हैं जो भी मिनिमम 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए बनता है। एक अपने आप में इकलौता फंड है ईएलएसएस, जो कि टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, जिसमें 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलती है। ये पार्शियल ओपन एंडेड है तो पार्शियल क्लोज एंडेड है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप एंट्री तो कभी भी ले सकते हैं, जब मर्जी हो तब आप एंट्री ले लीजिए, मगर एग्जिट आप नहीं कर सकते हैं। एग्जिट के लिए मिनिमम 3 ईयर्स कंपलसरी है, यानी 3 साल मिनिमम आपको इस फंड में रहने जरूरी है। यानी एंट्री कभी भी कोई भी ले सकता है उस फंड में, मगर अपने इन्वेस्टमेंट के कम से कम 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही वो विड्रॉ कर सकता है। बीच में चाहे तो उसमें विड्रॉल नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि पार्शियली ओपन एंडेड है और पार्शियली क्लोज एंडेड है। ये करेक्ट, एक ही इंसान के लिए ओपन एंडेड भी है और वो क्लोज एंडेड भी है। तो उस तरह के फंड्स में आपको बेनिफिट क्या मिलता है, खास के इस टैक्स सेविंग में 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख तक की छूट मिलती है टैक्स में, तो वो आपको इसके माध्यम से मिल जाती है। इसको लेके भी हम लोग अलग से किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि ईएलएसएस किनको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और टैक्स सेविंग के बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में ये कितना बेहतर है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। जिस दिन हम लोग टैक्स सेविंग के बारे में बात कर रहे थे उस दिन हम लोगों ने इसको टच किया था, मगर ये बाकी प्रोडक्ट के साथ कैसे कॉम्पिटेबल है, कैसे आप इसको कंपेयर करें बाकी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स के साथ, वो हम लोग एक दिन और डिस्कस करेंगे। तीसरा तरीका जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था
कि एसेट्स टाइप, कि किस तरह के एसेट्स में फंड इन्वेस्ट करता है, उसके हिसाब से भी फंड्स की बनावट होती है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डेट होता है, इक्विटी होता है, हाइब्रिड होता है, गोल्ड भी एक कमोडिटीज के रूप में, गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से एसेट्स के हिसाब से आप चाहें तो अलग अलग टाइप के एसेट्स में जो फंड मैनेजमेंट करती है। ये अधिकतर केस में एक्टिव फंड्स भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं, याद रखिए। ये एक एसेट्स टाइप की जब बात करते हैं तो इंडिया में, जैसे मैं फिर से कह रहा हूं कि पॉपुलर ज़्यादा एक्टिव फंड्स हैं, मगर ये पैसिव भी हो सकते हैं, करेक्ट। इक्विटीज में जब हम आते हैं तो इक्विटीज में हम लोगों ने उस दिन देखा था किस तरह से कैप वाइज, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कैप जिसको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप होती है, इस तरह के फंड्स होते हैं। या फिर हम लोगों ने बात की थी उस दिन सेक्टर वाइज कि अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से फंड्स होते हैं, कि हर सेक्टर में आप चाहेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग एंड फिनांस सेक्टर एक हो गया, उसमें आदमी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। अभी बहुत ही पॉपुलर है आईटी सेक्टर, क्योंकि पूरी दुनिया जब कोविड के टाइम में क्राइसिस से गुजर रही है तो आईटी सेक्टर्स के माध्यम से ही अधिकतर बिजनेसेस चल रही है, तो आईटी सेक्टर हो गया। कोविड के कारण अगर देखेंगे तो हेल्थ एंड जितने भी हॉस्पिटल्स इंडस्ट्रीज़ है, हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उससे रिलेटेड सेक्टर फंड्स हैं। इसके अलावा थीम बेस्ड फंड, थीमेटिक फंड, किसी पर्टिकुलर थीम को लेके, जैसे वैल्यू पे कोई प्ले करते हैं कि आज के डेट में जो सस्ते कंपनीज हैं, अच्छी कंपनी है मगर सस्ती कंपनी है, जिसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें तो वैल्यू फंड्स होते हैं। या ईएसजी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फंड कंपनी कौन कौन सी है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ईएसजी फंड भी धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है। तो अलग अलग स्टोरी है, इन स्टोरीज पे भी हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इवन इंटरनेशनल फंड्स भी काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है कि इंडिया में बैठे बैठे आप चाहें तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज से रिलेटेड फंड जो है या दूसरे कंट्रीज से रिलेटेड कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इंडिया में बैठ के आप चाहें तो एप्पल, डायरेक्ट एप्पल का शेयर आप नहीं भी खरीद पाए नॉर्मली, या गूगल के शेयर्स नहीं खरीद पाए, मगर एक फंड के माध्यम से आप एप्पल और गूगल के भी शेयर्स खरीद सकते हैं इंटरनेशनल फंड के जरिए। तो ये वैराइटीज ऑफ फंड्स हैं, ये कई तरह के फंड जो मैंने बात की कि स्टाइल के हिसाब से अलग अलग 3 स्टाइल हैं, फंड के हिसाब से दुनिया भर के फंड्स हैं। आपके लिए क्या सूटेबल है ये आपको समझना है। किस चीज़ पे समझना है? मेजर 2 चीज़ों पे समझना है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, आपका टाइम हॉराइजन कितना है, आपकी कमिटमेंट कितनी है, पहला चीज़ आपको समझना है। और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं तो उनके साथ बैठ के इसको एनालाइज करना है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड चाहिए, एक्टिव पैसिव में से कोई चाहिए, ओपन एंडेड चाहिए या क्लोज एंडेड चाहिए, या एसेट के हिसाब से कोई फंड की जरूरत आपके फंड में है, तो उसके हिसाब से उसको डिसाइड करें और अपने फंड अपनी पोर्टफोलियो में आप डाल सकते हैं। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर के साथ इसको खत्म करूंगा, मगर खत्म करने से पहले मैं फिर से कह दूं कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में विस्तार से फिर बात करूंगा, क्योंकि पैसिव जैसे मैंने बात की, ईएलएसएस की मैंने बात की, थीम के बारे में बात की, या फिर इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बात की, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि कितने तरह के इंटरनेशनल फंड्स हैं, किस किस कंट्रीज़ में, किस किस तरह के स्टॉक्स में आप इंडिया में बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं 2 डिस्क्लेमर आज फिर से देना चाहूँगा। पहला डिस्क्लेमर तो वही है कि मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हूँ, पिछले 2 दशकों से इसी प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। एंड सेकेंड, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल पसंद आ रहे हैं, आप लोग के जो रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेस, जिस तरह से आप हमारे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, और जितने अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कर सके शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक करंट सही जानकारी मिल सके। जब आपके पास सही जानकारी मिलेगी तब आप इन्वेस्टमेंट करेक्ट तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।